नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस स्टडी वर्ल्ड में। आज जो हमारा विषय रहेगा वो भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है और ज्योग्राफी में भी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसे कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या हिंदी में फिर हम कहेंगे कोपन का जलवायु वर्गीकरण। इसके बारे में हम समझेंगे। कोपन के जलवायु वर्गीकरण को हम विस्तार से यहाँ समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में, और उसी के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि जो भारतीय राज्य जिसका नाम राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, उसका जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर? कोपन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर, उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। कोपन के जलवायु वर्गीकरण को समझने से पहले या उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे कि कोपन महोदय, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये कोपन की है। और कौन थे ये? तो कोपन कौन थे? तो इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपन, जो कि जर्मन रूसी मौसमवेत्ता थे। और इनका कार्य क्या था? इनका कार्य जो था, इन्होंने 1884 ईस्वी में सबसे पहले विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था, और उसका पहला जो क्लाइमेट का जो विभाजन किया था, उसका पहला मैप इन्होंने बनाया था। और इसको आगे बढ़ाते हुए, इसको विकसित करते हुए, इनका जो ये सिस्टम था, वर्गीकरण था, इसका पहला पूर्ण संस्करण पहली बार 1918 में इन्होंने दिया था। और कई संशोधन बाद, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने के बाद में जो लास्ट अंतिम जो संस्करण था वो 1936 में इनका प्रकाशित हुआ था। 1936 में जो हुआ था वो कोपन का वर्गीकरण का था, जलवायु वर्गीकरण का। और उसके बाद में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मौसमवेत्ता थे, जिनका नाम था रुडोल्फ गीगर। इनके साथ मिलकर के इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे। और उसके बाद 1940 में इसे कोपन, जो इनका जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था जलवायु वर्गीकरण का, और उसे कोपन गीगर नाम से जाना गया था, या फिर जाना जाता है। आज जो हम पढ़ते हैं कोपन का जलवायु वर्गीकरण, वो मुख्य रूप से कोपन गीगर का जलवायु वर्गीकरण है। वैसे तो इनके अलावा और भी मौसमवेत्ता थे जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था, जिनके बारे में हम इस विषय में पढ़ते हैं। ये संबंध, जो विषय संबंध जो रखता है, वो विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंध रखता है। परंतु इसी के आधार पर हम भारतीय जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, और इसी के आधार पर हम भारतीय राज्य हैं उनके जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। तो अन्य जो और वैज्ञानिक मौसमवेत्ता थे जिनके नाम हम पढ़ते हैं, तो उसमें आते हैं एक तो ट्रिवर्थ थे, और तीसरे थे थर्नबर्ट। तो तीन मुख्य जो हैं जिनके हम पढ़ते हैं। तो आज केवल और केवल हम चर्चा करेंगे केवल कोपन के जलवायु वर्गीकरण की। तो कोपन जो थे, इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, उसका मुख्य आधार क्या इन्होंने माना था? तीन मुख्य आधार माने थे। पहला तो तापमान, दूसरा वर्षा, और तीसरा वनस्पति। इन तीन के आधार पर इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था, और उसके बाद फिर क्षेत्रीय जलवायु के लिए कुछ इन्होंने कोड दिए थे। इनके जो वर्गीकरण है वो एक टेबल के आधार से हम समझेंगे, एक तालिका के आधार से, जिसमें इंग्लिश के छोटे व बड़े, कैपिटल और स्मॉल लेटर का इन्होंने प्रयोग किया है। तो सबसे पहले, और उस टेबल में वो टेबल मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या इनका आधार था। ये अक्षांशीय ग्लोब का मैप, पृथ्वी का मैप है, जिसमें अक्षांश दर्शाए गए हैं। 0 डिग्री जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हुए ये 90 डिग्री पे पहुंचेंगे, और 0 डिग्री से नीचे दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हुए 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो इसमें कलर जो दे रखे हैं, जैसे कि ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये इन्होंने 5 क्षेत्रों में बताया। 5 मेजर जो पार्ट थे विश्व जलवायु वर्गीकरण के, उसमें इन्होंने दिखाया है। तो इसको ए कहा है इन्होंने, इंग्लिश के कैपिटल ABCD के 5 बड़े अक्षरों से इसको इंगित किया है। ये मैं भी आपको इसके नीचे टेबल में बताऊंगा कि किस प्रकार से किसको क्या बताएगा। तो एक बार आप यहाँ कलर देख लीजिए, ब्राउन कलर है, रेड कलर, और येलो कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, फिर
ये बैंगनी कलर और लास्ट में नीला कलर। तो ये 5 है, ए बी सी डी और ई। इन 5 में इन्होंने इसका विभाजन किया है। तो इसके नाम भी इन्होंने दिए हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आगे हम एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। ये टेबल से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो कोड मैंने बताए थे, जो लेटर बताए थे इंग्लिश के, वो कुछ इस प्रकार थे। पहला जो था उसको ए को किस नाम से जाना जाता है? मेसोथर्मल। यहाँ पे गलत टाइप है, इसको मेसोथर्मल नहीं, इसे हम कहेंगे मेगाथर्मल। मेगाथर्मल है। उसके बाद उसी के साथ इसको हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल नाम से भी जानते हैं। और यहाँ मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के शब्दों का वर्णन बता रहा हूँ, क्योंकि जो मूल रूप से जो इन्होंने वर्गीकरण किया था वो इंग्लिश वर्ड्स का किया था, और उसको हम अपनी भाषा में अनुवादित करके पढ़ते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को अगर आप थोड़ा सा साथ साथ समझते चलेंगे तो ये जो हिंदी वाले हैं ये बहुत ही आसानी से अपने को समझ में आ जाएंगे। अगर हम कहीं किसी क्षेत्र विशेष का नक्शा देखते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश के लेटर्स ही उसके कोड में मिलते हैं, उनको हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा में अनुवादित करते हैं। तो हम चल रहे थे, पहला जो जोन था उसके बारे में, इसे मेगाथर्मल इन्होंने बताया है। दूसरा इसका नाम ट्रॉपिकल क्षेत्र। ट्रॉपिकल को हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर उष्ण शीत का क्षेत्र कहा जाता है। और इसका जो क्षेत्र जो है वो कहाँ से? भूमध्य 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। इसके बाद एक टेबल, जो मेन टेबल है वो इसके बाद आएगी। एक बार इनके नाम देख लीजिए आप। जो मेजर जो विभाजन है उसका हम यहाँ पे डिटेलिंग या विस्तार के से इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सेकंड जो ग्रुप है उसका बी इन्होंने दिया है, इसको कहते हैं जाइरोफाइट। इंग्लिश में इन्होंने बताया जाइरोफाइट, और हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो आता है एरिड। एरिड यानी शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, एरिड बोलेंगे या फिर सेमी एरिड बोलेंगे। शुष्क, अर्ध शुष्क, और उसका अन्य जो नाम जिसको हम कह सकते हैं उष्ण व शुष्क। अब इसका जो क्षेत्र है पृथ्वी पर वो कौन से अक्षांश व देशांतर के मध्य है? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। अब जो तीसरा जो वर्ड है सी, कैपिटल सी जो आता है वो आता है मेसोथर्मल। इसका जो इन्होंने क्षेत्र का नाम जो दिया है उसे मेसोथर्मल कहा गया। और साथ ही साथ इसके हम इंग्लिश में दूसरा नाम इसका ले सकते हैं टेम्परेट। टेम्परेट, और हिंदी में इसका जो अर्थ होगा वो होगा समशीतोष्ण, यानी समान रूप से शीत और समान रूप से ही उष्ण वाला क्षेत्र। तो इसे उष्ण प्लस क्षेत्र भी कह सकते हैं। और इसका जो एरिया, जो क्षेत्र पृथ्वी पर आता है वो कौन से 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, साथ ही साथ दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। ये मेजर है, मेजर का बता रहा हूँ अभी मैं डिटेलिंग विस्तार से। अब जो चौथा ग्रुप है जिसको डी बोला इन्होंने, उसको बोलते हैं माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल का जो नाम इन्होंने दिया है उसे कॉन्टिनेंटल भी कहा है। कॉन्टिनेंटल का अर्थ है महाद्वीपीय या फिर हिमतुल्य। तो पहले जो थी उष्णता वो खत्म हो जाएगी, अब यहाँ पे शीत क्षेत्र चालू हो जाएगा। शीत यहाँ पे शीत तुल्य, हिमतुल्य या फिर शीत आर्द्र, यहाँ शीत गलत आ गया, यहाँ पे आर्द्र आना चाहिए था, आर्द्र, शीत आर्द्र क्षेत्र इसको कहा गया है। और इसका जो पृथ्वी पर विस्तार है वो 60 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का ये क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं लास्ट में पांचवा जो ग्रुप है ई को इन्होंने बताया था हेकिस्टोथर्मल, और इसे साधारण भाषा में पोलर या फिर ध्रुवीय क्षेत्र हिंदी में कहेंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र कहा गया है। और ये क्षेत्र कैसा है? शीत और शुष्क, ठंडा और शुष्क। और इसके अंदर जो पृथ्वी पर आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का। उत्तरी अक्षांश में उत्तरी ध्रुव आ जाएगा और दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसकी जो मेन टेबल है
जो कोपन की जो मेन मुख्य टेबल है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इनकी मेन जो टेबल है, ये टेबल का निर्धारण इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टेबल में 3 रो हैं, 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। तो इन 3 के अक्षरों से, इंग्लिश के ABCD के बड़े कैपिटल लेटर से और छोटे स्मॉल लेटर से, और अगली जो थर्ड रो है उसमें भी छोटे लेटर काम में लेकर के कोड बनते हैं। इन कोड का अर्थ जो जलवायु है उसकी विशेषता बताने के काम आता है। तो सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट रो है, पहली जो पंक्ति, उसके बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट रो मैंने बताया था मेजर सिंबल इन्होंने 5 लिए थे। ABCD के शुरुआत के फर्स्ट 5 लेटर जो कि कैपिटल में लिए गए हैं, जिसमें से A, B, C, D और E। मेजर रो जो है पहला सिंबल वो इसको दर्शाता है, यानी इनमें से ही जो पहला सिंबल होगा किसी जलवायु के वर्गीकरण का, अगर जो वर्ड काम में लिया गया है उसको बताने के लिए, तो पहला लेटर इन 5 में से ही होगा और वो हमेशा सदैव कैपिटल ही होगा। अब इनको दर्शाने के लिए इसके ग्रुप, जैसे ग्रुप A है, ये ग्रुप A है, इसका मेन सिंबल कौन से हैं? ये 4 मेन सिंबल इसके, 1, 2, 3 और 4, ये सेकंड रो के अंदर आते हैं। तो सेकंड रो के जो सिंबल हैं, जो कौन कौन से इन्होंने काम में लिए हैं, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। सेकंड रो के जो मेन सिंबल इन्होंने काम में लिए हैं वो है कैपिटल लेटर्स भी हैं और स्मॉल ABCD के लेटर भी हैं। तो कौन कौन से इसमें लेटर इन्होंने काम में लिए हैं? पहले तो कैपिटल लेटर के बारे में बात कर लेते हैं हम। S है, W है, T है और कैपिटल F है। तो ये 4 लेटर इन्होंने बड़े काम में लिए हैं। उसके बाद स्मॉल लेटर में F है, स्मॉल M, स्मॉल W और स्मॉल S, ये इन्होंने यहाँ काम में लिए हैं। ये सेकंड रो में काम में लिए गए अंग्रेजी के शब्द हैं, छोटे और बड़े। अब बात करते हैं तीसरी रो की। थर्ड जो रो है, तीसरी रो में इन्होंने काम में लिए हैं छोटी ABCD के लेटर, यानी कि स्मॉल लेटर्स इन्होंने काम में लिए हैं। इनमें से कौन कौन सा है? स्मॉल A, B, स्मॉल C, स्मॉल D और एक स्मॉल G, जो कि भारतीय जो जलवायु क्षेत्र है उसको विशेष तौर से दर्शाता है। और एक ये छोटे ABCD के हैं जो तीसरी रो में इन्होंने वर्ड काम में लिए हैं। ये वर्डिंग है, ये मैंने शब्द बताए हैं, इनका विस्तार से भी मैं आपको वर्णन यहाँ करके नीचे टेबल में बताऊंगा। अब इसके बाद जो सेकंड बात आती है कि इसके जो कोड बनते हैं, इस टेबल के आधार पर जो कोड बनते हैं वो कितने कितने अक्षर के होते हैं। तो ये भी बात यहाँ पे समझने वाली है कि कितने अक्षर के होते हैं। तो इसके अंदर हो सकते हैं, देख, एक तो 2 अक्षर के कोड होते हैं, 3 अक्षर के कोड होते हैं और 4 अक्षर के कोड होते हैं। तो किस ग्रुप में कितने अक्षर के कोड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 अक्षर के जो कोड होते हैं वो ग्रुप A और ग्रुप E में होते हैं, और 3 अक्षर के जो कोड होते हैं वो ग्रुप C और ग्रुप D में होते हैं, और 4 अक्षर के जो कोड होते हैं वो केवल और केवल मात्र ग्रुप B में होते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्रुप B है उसका जो मेन सिंबल इन्होंने काम में लिया है। मेजर, मेन या सब डिवीज़न जब मैं बोलूँगा तो आप उन तीनों पंक्तियों के नाम का ध्यान रखेंगे। तो B का जो मेन सिंबल इन्होंने काम में लिया है वो W और कैपिटल S काम में लिया है, जबकि A, C और D के अंदर स्मॉल लेटर काम में लिए हैं। वो वहाँ की क्षेत्रीय मानसूनी विशेषताओं को बताते हैं। ये तो पृथ्वी का पूर्ण विभाजन कर रहा है 5 भागों में,
ये क्षेत्र विशेष की जलवायु की विशेषता बताते हैं, कोई विशेष क्षेत्र की जलवायु की विशेषता को दर्शाते हैं। और ये जो है ऊष्मा के लेवल, हीट का लेवल, जो तीसरी रो है, इन तीनों के अर्थ ही बता देता हूँ कि मैं कौन किस चीज़ को बता रहा है। जो पहली रो है वो मेजर सिंबल यानी पृथ्वी का जो विभाजन किया गया है उसको बता रहा है। सेकंड सिंबल जो क्षेत्रीय मौसम है वहाँ का, सीजनल मौसम है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और जो तीसरा है वो हीट के लेवल को बता रहा है। तीसरा वर्ड किसको बता रहा है? हीट के लेवल को, यानी जो वहाँ की गर्मी का स्तर है वो कितना है उसके बारे में बता रहा है। तो जो सेकंड वाला जो है बी ग्रुप में वो डब्ल्यू है। तो क्षेत्रीय मौसम या तो मरुस्थल है या फिर घास का मैदान है। तो वो मरुस्थल कैसा है, ठंडा है या गर्म है, उसको लेकर के उन्होंने ये बताया है कि जो अगला वर्ड होगा ग्रुप बी का, यानी एक फर्स्ट वर्ड ये हो जाएगा, सेकंड वर्ड इसमें से हो जाएगा, थर्ड वर्ड इसमें से हो जाएगा, और जो चौथा जो वर्ड ये काम में लेंगे वो ग्रुप मेन सिंबल ए के डब्लू या फिर एस में से ये काम में लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 शब्दों का कोड बनता है, जिसमें शुरू के 2 शब्द कैपिटल होते हैं और लास्ट के 2 शब्द स्मॉल होते हैं। इस तरह का कोड 4 अक्षरों वाला केवल ग्रुप बी में बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब इस टेबल में जो कोड दे रखे हैं उनको हम डिटेल से या विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए का जो विभाजन था वो भूमध्य रेखा से लेकर, भूमध्य रेखा से 0 से लेकर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में था। तो ग्रुप ए जो क्षेत्र है उसका क्या नाम बताया था गया था वहाँ पे ऊपर वाली टेबल में मैं आपको नाम बताया था। ग्रुप ए का जो नाम था वो था, इंग्लिश में उसे ट्रॉपिकल कहा गया था या फिर मेगा थर्मल कहा गया था, और हिंदी में से उष्ण कटिबंधीय या फिर हम कह सकते हैं कि उष्ण आर्द्र भी कहा गया था। तो ये सारे नाम थे। और इसकी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि जो यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है वो उसका जो औसत तापमान, पूरे वर्ष का जो औसत तापमान होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है, इससे कम नहीं होता। ये ग्रुप ए की विशेषता है। और ग्रुप ए का जो मेन सिंबल है उनकी क्या विशेषता है? उसके अंदर छोटा एफ लिया गया है। छोटा एफ जो फॉरेस्ट को दर्शाता है। वन कैसे वन है? या तो वर्षा वन है या फिर मानसूनी वन है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड लेटर एम है, एम वो है मानसून, वर्षाकालिक क्षेत्र को बता रहा है। और डब्ल्यू जो है वो विंटर के लिए काम में लिया गया है। ड्राई सवाना क्षेत्र, कैसा मैदान है ये? सवाना घास के मैदान जो होते हैं, सवाना घास के मैदान उनको कहते हैं कि बारिश के बाद में, जिसमें ऐसे मैदान जिनके अंदर वर्षा के बाद में काफ़ी हरियाली हो जाती है और ज़्यादा ऊंचे पेड़ पौधे नहीं होते इसके अंदर, परंतु जैसे जैसे सर्दी का मौसम आती है या शीत ऋतु आती है तब तक वो सारा जो मैदान है वो सूख करके पुनः वापस बंजर स्थिति में आ जाता है, उसको सवाना मैदान कहते हैं। तो ये सवाना मैदान का है। तो विंटर के लिए डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू विंटर को बता रहा है, शुष्क शीत को बता रहा है, और छोटा एस जो है वो समर ड्राई सवाना यानी शुष्क ग्रीष्म को बता रहा है। तो ये 4, फर्स्ट पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तो ये 2 कोड यहाँ से लेकर के इनके कोड बनते हैं। और इसके जो मेजर कोड जो कोड है मैं बताता हूँ आपको कि 5 मेजर सिंबल है, 14 मेन सिंबल है और 29 सब डिवीज़न कोड है। तो ये सब मिला करके टोटल इसके इस प्रकार से कोड बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ए जो ग्रुप है उसमें 2 अक्षर वाले शब्द बनते हैं, 2 अक्षर वाले कोड बनते हैं। तो 2 अक्षर वाले कोड कैसे बनेंगे? जैसे कि ए एफ, ए कैपिटल छोटा एफ, ए एम, ए कैपिटल छोटा एम। तो ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर मानसूनी वन को ये क्षेत्र बता रहा है। और ए एम का मतलब क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षाकालिक क्षेत्र को ये बता रहा है। और अगर ए डब्ल्यू लिखा है, ए स्मॉल डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत के बारे में ये कहना चाह रहे हैं। और ए एस लिखा है तो ए एस का अर्थ होगा ए कैपिटल और छोटा एस, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म के बारे में ये बात कर रहे हैं।
यहाँ जो भारतीय जलवायु का वर्गीकरण है उसके अंदर एक कोड आता है AM तो ये A उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, M मानसूनी वर्षाकालिक क्षेत्र है और W छोटा विंटर यानी शुष्क शीत के बारे में बताया गया है। तो इस कोड को बनाने का जो आधार है वो ये टेबल ही है। इसके आधार पे इस कोड को बना करके भारत की जलवायु वर्गीकरण कोपन के आधार पे बताया, उसमें ये कोड लिया गया है। ठीक है, तो ये है कोड ए के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम मेजर सिंबल, मेजर जो शब्द थे उसका जो दूसरा शब्द है ग्रुप बी, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप बी का जो इंग्लिश में इन्होंने शब्द काम में लिया था उसके लिए लिया था एरिड। एरिड का मतलब होता है शुष्क, और इंग्लिश में दूसरा जो काम में लिया था उसे जाइरोफेट इन्होंने कहा था। जाइरोफेट प्रकार की वनस्पति यहाँ पे प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र जो है पृथ्वी के कौन से भाग में है? ये है 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का ये क्षेत्र होता है। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है इसकी कि यहाँ पर संभावित जो वाष्पीकरण है जो वह वर्षा से अधिक होता है। यहाँ पे जो बारिश होती है, जो वर्षा हो रही है, उससे अधिक वापस सूर्य की गर्मी के द्वारा उस जल का क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो जाता है इस क्षेत्र के अंदर। इसे ग्रुप बी कहा गया है। और इसके बाद जो इसका, ये तो मेजर शब्द है बी, इसके बाद जो इसका मेन शब्द है डब्ल्यू और एस, इनका क्या अर्थ होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। डब्ल्यू जो है इन्होंने वास्ट यानी डेजर्ट यानी मरुस्थल के लिए काम में लिया है, और एस कैपिटल एस है, ये डब्ल्यू भी कैपिटल है, ये एस भी कैपिटल है। एस जो है वो स्टेपी घास के मैदान या फिर उन्हें सेमी एरिड के काम में लिया गया है। सेमी एरिड क्षेत्र भी इन्होंने बताया है। उसके बाद जो तीसरा इसका सब डिवीज़न है, ये मेजर हो गया, ये मेन शब्द हो गया, और इसका तीसरा जो सब डिविजनल शब्द है उनका क्या अर्थ है? जो छोटा स्मॉल एच है, स्मॉल एच क्या बता रहा है यहाँ पे? हॉट यानी गर्म क्षेत्र, तापमान गर्म है उसको बता रहा है। और उसके बाद छोटा के जो है वो ठंडे क्षेत्र को बता रहा है, शीत वाले क्षेत्र को। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि इस ग्रुप बी में जो कोड बनते हैं वो 4 अक्षरों के बनते हैं। तो जैसे मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे, बी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एच स्मॉल और उसके बाद डब्ल्यू स्मॉल। तो जैसे ये बी, फिर डब्ल्यू, फिर उसके बाद एच स्मॉल, और फिर उसके बाद सेकंड मेजर शब्द वर्ड को वापस लिया है डब्ल्यू स्मॉल। तो ये क्षेत्र का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये है शुष्क क्षेत्र है, ये डब्ल्यू से ये मरुस्थल है, और मरुस्थल किस प्रकार का है? हॉट मरुस्थल है, और इसकी जो शीत ऋतु है वो कैसी है? शुष्क शीत है। तो ये क्षेत्र कहाँ मिलेगा हमको? ये भारत में थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर ये क्षेत्र हमको मिलेगा। इसी प्रकार से एक कोड और बताता हूँ मैं आपको, एक कोड को और देखेंगे। मैं एक दोबारा कोड लिखता हूँ, बी डब्ल्यू, अब की बार स्मॉल के और स्मॉल डब्ल्यू। तो अब की वापस वही से इस कोड को हम समझेंगे। पहला बी जो बता रहा है एरिड क्षेत्र यानी शुष्क क्षेत्र, दूसरा डब्ल्यू जो बता रहा है वो मरुस्थल को बता रहा है, और के यानी पहले हॉट था, एच था, अब की बार के यानी ठंडा मरुस्थल है, और वहाँ की जो शीत है वो कैसी है? शुष्क है। तो ऐसा क्षेत्र भी क्या भारत में मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा। इसमें हम जो लेह जो जगह है भारत में, लद्दाख लेह, वह एक ठंडा मरुस्थल का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड ग्रुप था जिसको हमने समझा, और इस ग्रुप में 4 अक्षर के कोड भी इस ग्रुप में बनते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी का जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रुप सी को क्या क्या नाम दिए गए थे। ग्रुप सी को मेसोथर्मल इसमें कहा गया है, और टेम्परेट इसका नाम दिया गया है, और हिंदी में इसे समशीतोष्ण कह सकते हैं या फिर शीत उष्ण भी इसे कहा जा सकता है। और यहाँ का जो औसत तापमान है, औसत यानी वर्ष के जो औसत तापमान है वो किस तापमान में के बीच में रहेगा? 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? इसका क्षेत्र है 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा और दक्षिणी अक्षांश के मध्य में रहता है। 40 से 60
इधर भी 40 से 60 और इधर भी 40 से 60 के मध्य जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ग्रुप सी के अंतर्गत। अब इसके कोड जो हैं, कोड सी के बाद में स्मॉल एफ आएगा, उसी से कोड बनेगा, और उसके बाद में इसका थर्ड लेटर जो तीसरी रो में से लिया जाता है, जो कि हीट के लेवल को बताता है। हीट लेवल जैसे कि एक कोड में यह लिखता हूँ सी स्मॉल एफ और उसके बाद ए। तो सी एफ ए किस क्षेत्र को बता रहा है, यानी समशीतोष्ण क्षेत्र है। एफ यानी फॉरेस्ट यानी कि वन है, और ए यहाँ वहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो कैसी होंगी, हॉट समर। हॉट समर का अर्थ ये है कि जिस गर्मी में 22 डिग्री से कम नीचे तापमान नहीं जाता उसे हॉट समर कहा जाता है। और वार्म समर जो है उसके अंदर ये बताया गया, अगर यहाँ सी एफ और बी होता तो उसे वार्म समर का कहा जाता। वार्म समर का अर्थ ये है कि जिस क्षेत्र में गर्मी, जो गर्म मौसम होता है, गर्म जो महीना होगा, उसका तापमान 22 डिग्री से अधिक नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 22 डिग्री से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तापमान पहुँचेगा तो 22 डिग्री तक पहुँचेगा, तो ये वार्म समर है। और ठंडी समर यानी कि ठंडे ग्रीष्म किस में होगा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोड होता सी एफ और सी, कैपिटल सी स्मॉल एफ फिर कैपिटल सी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि समशीतोष्ण या फिर शीतोष्ण में वन है या फिर वर्षा वन है, और उसके बाद में जो अगला जो छोटा सी है वो बता रहा है कि वहाँ की जो समर है, वहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो कैसी है, शीत गर्मी जो का मौसम जो होता है वो शीत के समान ही होता है। और इसका जो हीट का लेवल होता है, जो इसके गर्मी का लेवल होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर जो तापमान है, गर्मी का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, 10 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका लेवल दे रखा है, हीट का लेवल। तो इस प्रकार से कोड बनेंगे। कोड कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे सी एफ ए होगा, सी एफ बी होगा, सी एफ जी होगा। और एक स्पेशल जी एक कैरेक्टर दे रखा है इसके अंदर, वो जी कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जी कैरेक्टर है ये इंडिया के लिए विशेष तौर से लिया गया है। और ये जी बता रहा है जो गंगा के मैदान हैं, गंगेटिक प्लेन से, उनको ये इंगित करता है। तो गंगा के जो मैदान है उसमें वन तो है नहीं, तो उसके अलावा जो वहाँ का जो मौसम है या तो शुष्क शीत वाला हो सकता है या फिर शुष्क ग्रीष्म वाला हो सकता है। तो यहाँ पे कोड बनता है सी स्मॉल डब्ल्यू और जी, ये कोड बनता है इंडियन जलवायु के लिए। तो कोड जो यहाँ बनते हैं कौन कौन से बनते हैं, जैसे सी डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बाद में जी या फिर सी डब्ल्यू ए या फिर सी डब्ल्यू बी या फिर सी डब्ल्यू सी, ये कोड बन सकते हैं। इस प्रकार से इन कोडों का उपयोग लिया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का जो क्षेत्र है वो कैसा है, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल या फिर महाद्वीपीय या फिर हिमतुल्य। और इसका जो नाम इन्होंने लिया है वो क्या बताया है, माइक्रोथर्मल। और साथ ही साथ इसमें जो क्षेत्र बताया है वो 60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र इसके अंदर आता है। अब इसका जो औसत तापमान है, जो इसमें ठंड का महीना होता है, जो सबसे ठंडा जो महीना होता है उसमें जो तापमान होगा वो 3 डिग्री, अधिकतम 3 डिग्री या उससे नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर शायद उससे ऊपर नहीं जाता। तो ये डी ग्रुप का हो गया विशेषता उसके बारे में। अब ये जो सेकंड जो इसका मेजर सिंबल है, ये तो मेजर सिंबल है डी, और उसके बाद इसका मेन सिंबल है, मेन सिंबल एफ डब्ल्यू एस, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ग्रुप ए में था, ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है। ग्रुप बी में ये वाले सिंबल नहीं थे, ग्रुप बी में दूसरे थे। तो इनका जो विभाजन है वो मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पे। अब जैसे कि कोड बनेगा डी एफ ए, तो कैपिटल डी होगा, स्मॉल एफ होगा जो कि वर्षा वन या फिर वन को बता रहा है, और उसके बाद हॉट समर, ऐसी गर्मी पड़ेगी वहाँ पे जिसका जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से कम नहीं जाएगा। तो ये कोड बनेगा डी ए एफ। इसी प्रकार से डी डब्ल्यू ए बन सकता है, डी एस ए बन सकता है। तो ये सब
इससे भी जुड़ करके इसको इससे मिल करके इन तीनों शब्दों से मिलान से ये कोड बनते हैं। तो इन कोडों के बारे में हम आगे इनको इस तरीके से आपको समझना है। इनके अर्थ मैंने यहाँ दे रखे हैं, हिंदी में दे रखा है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्रुप ई के बारे में। ग्रुप ई जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में बताता है, जिनका औसत तापमान, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिक्स्टोथर्मल, और इसको हम ये कह सकते हैं पोलर क्षेत्र भी इसको कहा गया है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र भी इसको कहा गया है। और इसमें जो है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र आता है, और इसके अंदर जो कोड बनते हैं इसके वो बनते हैं कैपिटल ई और कैपिटल टी, ये वाले कोड इसमें बनेंगे, या फिर कैपिटल ई और कैपिटल एफ। तो इनका कहने का मतलब है अगर कैपिटल ई और टी है तो बता रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र है और वहाँ पे कैसा क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है। और ई और एफ बता रहा है कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि ध्रुवीय क्षेत्र है और फ्रॉस्ट यानी हमेशा फ्रोजन, सदैव जमा रहने वाला क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्रों में से। तो ये टेबल के आधार पे इन कोडों को जाना। अब इस कोड के आधार पर मैं एक छोटा सा, जैसे कि भारतीय राज्य सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ। ये CWG जो मैंने कोड बताया था आपको, वो इस प्रकार से था, जैसे कि C जो थी वो टेम्परेट क्षेत्र था, W जो है वो विंटर, ड्राई विंटर के लिए बताया गया है, शुष्क शीत के लिए बताया गया है, और G जो वो गंगेटिक मैदान को बताता है। तो इसके लिए जैसे टेम्परेट विथ ड्राई विंटर इन गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, इस कोड का मतलब ये होता है CWG, जो कि G मैंने स्पेशल कैरेक्टर आपको ऊपर टेबल में बताया है। तो अब हम इसके आधार पर हम जो राजस्थान के बारे में देखते हैं जरा सा, उसको हम आगे पढ़ते हैं, राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है, आधार जलवायु का वर्गीकरण क्या है, किस आधार पर, कोपन के जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर। ये बात यहाँ हमें समझनी चाहिए कि जो कोपन महोदय थे उन्होंने कभी भी स्पेशली राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण नहीं किया था, उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है, और उसके आधार पर, उसी को आधार मानकर, उसी को बेस मान करके राजस्थान के जो यहाँ के मौसमविद हैं उन्होंने इस जलवायु का वर्गीकरण किया है। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 4 वर्ड लिखे हुए हैं इंग्लिश के, और अब जो हमने ऊपर जो टेबल पढ़ी है उसके आधार पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला जो वर्ड इन्होंने दे रखा है, पहला वर्ड आप देखेंगे BWH, दूसरा है BSHW, तीसरा है CWG, और चौथा है AW। तो ये 4 वर्ड इन्होंने यहाँ दिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल से। तो मैंने आपको ऊपर टेबल बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि ग्रुप बी का जो लेटर 1 है वो कौन से क्षेत्र को बता रहा है, मेजर क्षेत्र को बता रहा है ये। तो मेजर क्षेत्र कौन सा है, एरिड जोन, मैंने आपको बताया था शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, एरिड जोन को बता रहा है। उसके बाद यहाँ W कैपिटल आना चाहिए, इसके 2 वर्ड हमेशा कैपिटल होंगे और लास्ट के 2 वर्ड स्मॉल होंगे। W किसको बता रहा है, W डेजर्ट को बता रहा है, और W किसे यहाँ पे इंगित कर रहा है, मरुस्थल को, और H बता रहा है स्मॉल h हॉट, मरुस्थल कैसा है, गर्म, और W क्या बता रहा है, स्मॉल w बता रहा है कि जो यहाँ की शीत ऋतु होगी वो शुष्क होगी। तो ये कोड इस प्रकार से हमको यहाँ देखना है। और साथ ही साथ अगले कोड के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो कोड लिखा है वो वापस कैपिटल B यानी एरिड शुष्क या फिर अर्ध शुष्क। उसके बाद कैपिटल S जो है वो स्टेपी घास के मैदान को बता रहा है। स्टेपी घास के मैदान कैसे होते हैं, वैसे क्षेत्र जहाँ पे कटीले या फिर झाड़दार पौधे उगते हैं उसको स्टेपी घास का प्रदेश कहते हैं, या फिर स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, जिनकी अधिकतम ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती और कम पानी के अंदर भी ऐसी जो वनस्पति है वो पैदा हो सकती है। फिर उसके बाद H यानी कैसा प्रदेश है, हॉट है, और स्मॉल w क्या कह रहा है, स्मॉल w बता रहा है कि यहाँ की जो क्षेत्र जो सर्दी का मौसम होगा वो कैसा होगा, शुष्क होगा। तो ये 4 वर्ड हैं, इसके कोड को ये बता रहे हैं। अब तीसरा कोड है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरे में फिर C
सी कैसा है कैपिटल, उसके बाद डब्ल्यू कैसा है स्मॉल, और जी कैसा है स्मॉल। तो सी किस क्षेत्र के बारे में बता रहा है, टेम्परेट यानी समशीतोष्ण क्षेत्र है ये। और स्मॉल डब्ल्यू बता रहा है कि शीत ऋतु कैसी है, शुष्क शीत है। और जी बता रहा है गंगेटिक मैदान है यहाँ पे। तो गंगेटिक मैदान का मतलब ये है कि यहाँ से दो नदियाँ निकलती है राजस्थान में, एक तो बनास नदी, दूसरी चंबल नदी। तो ये दोनों आपस में मिल करके किस में जाके मिल जाती है, यमुना नदी में। और यमुना नदी किस में मिलती है लास्ट में जाकर के, गंगा नदी में। तो इसको गंगा का मैदान के अंदर ही इसको शामिल किया गया है। अब लास्ट जो है वो ए डब्ल्यू जो आप देख रहे हैं वो ये वाला क्षेत्र है। तो ये बॉर्डर यहाँ जो वाइट क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसके बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी कैसा ही होगा, ए डब्ल्यू वाला ही क्षेत्र होगा। तो ए डब्ल्यू कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। एक ऐसा क्षेत्र है, ए कैपिटल है, मैंने आपको बताया था 2 शब्दों का ही कोड होगा इसमें अधिकतर। तो एक ऐसा बताया इन्होंने आर्द्र या फिर उष्ण कटिबंधीय है। और उसके बाद में छोटा डब्ल्यू क्या बता रहा है कि यहाँ की जो शीत होगी वो कैसी होगी, शुष्क होगी। तो ए डब्ल्यू क्षेत्र को बता रहा, तो ये वाला क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण का ये विभाजन किया गया है। अब इसमें इस स्टेट में कौन कौन से क्षेत्र या फिर कौन कौन से ज़िले इन जलवायु वर्गीकरण के आधार इस पर इन में आते हैं, उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये कोड मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वाला जो जोन था ये था BWHW, 2 लेटर कैपिटल 2 स्मॉल। तो इसका जो सार है, इसके कोड का जो अर्थ है वो आप बताएं कि इसका क्या होगा। बी में स्टार्टिंग में बताता हूँ कि बी जो है वो एरिड के लिए काम में लिया गया था। एरिड यानी शुष्क या फिर अर्धशुष्क, ठीक है। और इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, इनका आंशिक भाग आता है। संपूर्ण ज़िले नहीं आते, इनका आंशिक भाग आता है। और बीकानेर जो ज़िला है वो इसमें पूर्ण रूप से आता है। उसके बाद सेकंड जो जोन थी इसकी वो थी BSHW। BSHW में कौन कौन से ज़िले आते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर का दक्षिणी भाग इसमें आता है। और इस प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो नागौर जिला करता है। कौन सा जिला करता है, यानी नागौर संपूर्ण रूप से इसमें आता है। और इसमें मैंने बताया था स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ हैं उसके घास के मैदान यहाँ की विशेषता है। अगर छोटे शब्दों में कहें तो लूणी नदी, घग्गर नदी बेसिन व शेखावटी का क्षेत्र और नागौर का क्षेत्र BSHW यानी स्टेपी घास के मैदान के अंदर आता है। अब अगला जो है वो है CGW। सी का मतलब है टेम्परेट यानी समशीतोष्ण, डब्ल्यू यानी शुष्क शीत, और जी यानी गंगेटिक मैदान। इसके अंदर जो जिला आते हैं वो एक बार छोटे से मैं आपको कोड से बताता हूँ। ABCD + JPR RSTU। ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा बूंदी, सी से चित्तौड़, डी से दौसा, ABCD हो गए, प्लस उसके बाद जयपुर। और उसके बाद RSTU के लिए अपन काम मिलेंगे, आर से राजसमंद, एस से सिरोही, सवाई माधोपुर, 2S, टी से टोंक और यू से उदयपुर। और BS का मतलब है भरतपुर संभाग। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो वो कौन करता है, वो टोंक जिला करता है। कौन सा करता है, टोंक जिला, क्योंकि टोंक जिला संपूर्ण रूप से आता है और बाकी जो जिले हैं वो आंशिक रूप से आते हैं। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो जिला कर रहा है वो कंप्लीट रूप से उसमें आता है। अब इसके बाद लास्ट बचता है AW मैंने बताया था ये पहला जोन है। ए के लिए उन्होंने क्या काम में लिया था, उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण आर्द्र भी हम इसको कह सकते हैं। डब्ल्यू यानी यहाँ पे शीत जो है वो शुष्क होगी। अब इस AW में कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ MT का मतलब माउंट आबू इसके अंदर आता है। उसके बाद यहाँ हमने लिखा था ABCD, तो इसको हटा करके हम यहाँ बोलेंगे JBCD। जे से झालावाड़, बी से बांसवाड़ा, सी से चित्तौड़, डी से डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो इसमें जो है इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो डूंगरपुर जिला करता है। कौन सा करता है, डूंगरपुर जिला। और यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी सवाना मैदान, जो ग्रुप ए में मैंने बताया था आपको सवाना मैदान, उनके साथ समानताएं साझा करता है, यानी कि उनके
समान ही ये क्षेत्र होता है। तो ये था कोपन का जलवायु वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप एक दो बार, 2-3 बार ध्यान से देखें और ज़रूरत पड़े तो इसके नोट्स भी बनाएं, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। और साथ ही साथ जो मैंने टेबल ऊपर दी गई है उसको आप एक कॉपी में अपने साथ नोट करके ज़रूर रखें। तो साथियों, यहाँ आज हमने पढ़ा कोपन का जलवायु वर्गीकरण, उसे समझा है, और उसी के आधार पे हमने राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे भी हमने समझा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा आपको ये मेरा टॉपिक जो मैंने बताया है वो समझ आया होगा। साथ ही साथ अगर आपको ये समझ आया है तो इस वीडियो को आपको क्या करना है आप जानते हैं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि आप किसी अन्य विषय पर, कोई विशेष विषय पर, टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।